नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घटना चक्र करंट क्यूज की सीरीज में अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया है वो है बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम का, जिसमें आपको लगभग 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जनवरी 2021 में पंख अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पंख अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए किस तिथि को स्टार्ट किया गया है। ये यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एमपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको याद रखना है कि जो योजना है वो किससे संबंधित है। तो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को वर्ष 2015 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर आपको ये देखना है कि पंख जो दे रखा है इसकी वर्ड वाइज का मतलब क्या है। तो पी का मतलब यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, जबकि ए का मतलब अवेयरनेस जागरूकता, एन का मतलब है न्यूट्रिशन पोषण, के का मतलब है नॉलेज जानकारी, और यस का मतलब है हेल्थ एंड सैनिटेशन यानी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसके माध्यम से यानी पंख के माध्यम से बालिकाओं का सशक्तिकरण एवं विकास करना है इस अभियान का उद्देश्य रहा। यह योजना किससे संबंधित तो याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, जो कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं पीसीएस के लिए। ठीक है, बाकी डेट जो दे रखी है वो एमपीपीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट, बाकी अपने यूपीपीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उतनी। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्ष 2015 में शुरुआत की गई थी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 72वें गणतंत्र परेड समारोह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर जिसका होगा यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी का गलत है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला जैसे दे रखा है कि मुख्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली राजपथ पर किया गया, बिल्कुल सही। इसमें 32 झांकियों ने हिस्सा लिया, बिल्कुल सही है। भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बनी, तो ये सही है। तो ये लद्दाख जो दे रखा है, लद्दाख की नहीं अपने उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, जो आप देख सकते हैं कि यह जो है अयोध्या से संबंधित जो है झांकी रही। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं ना आंसर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए घटना चक्र करंट क्यूज सॉल्व करना बड़ा अच्छा है। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। तो देखिए 72वां गणतंत्र दिवस परेड से संबंधित तथ्य क्या है कि तिथि रही 26 जनवरी 2021। सिंपल सी बात वही होगा। मुख्य समारोह का आयोजन कहाँ रहा तो राजपथ नई दिल्ली में, जैसा कि होता आया है। तो तिरंगा जो फहराया और परेड की सलामी किसने ली, तो सिंपल बात है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, अवश्य बात वही होंगे। अब यहाँ पर याद रखना है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने कौन रहे और अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले कौन रहे। तो सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव एवं सूबेदार संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं पे लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्री राम कुमार को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित जो किया जाता है वह युद्ध काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान है, जबकि अशोक चक्र शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार अपने उत्तर प्रदेश की झांकी को, और उत्तर प्रदेश की झांकी जो है वो आधारित रही श्री राम मंदिर की प्रतिकृति, अयोध्या दीपोत्सव एवं रामायण की कथानक पर। तो ये रहे महत्वपूर्ण फैक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 2021 की पद्म पुरस्कारों की संबंध में जो है सही कथन बताना है। पहला कथन दे रखा है कि कुल 119 व्यक्तियों के नामों की घोषणा पद्म पुरस्कारों हेतु की गई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री शामिल हैं, तो ये भी सही है।
इसमें कुल 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका जो है 1, 2 एंड 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख सकते हैं, यही तो खासियत है घटना चक्र करंट क्विज का कि इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या दे रखी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है फैक्ट हैं, जो कि आने वाली पीसीएस एग्जाम हो या आरओ का एग्जाम, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जो है और रोल अदा करेंगे। घोषणा की तिथि अगर बात की जाए पद्म पुरस्कारों की, ये तो 25 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, यहाँ पर 26 जनवरी। चलो, पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी रही, तो 119 रही, जिसमें कि 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण एवं 102 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म विभूषण में जो पद्म भूषण पाने वाले रहे वो कितने रहे, तो 7 व्यक्ति। वो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। शिंजो अबे जो कि जापान की, इनको लोकतांत्रिक के मामले में दिया गया है, लोक मामले में, जबकि एस पी बालसुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत। ठीक है, तो मरणोपरांत आप देख सकते हैं। डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े चिकित्सा से संबंधित रहे, नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान और इंजीनियरिंग से, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। मौलाना वहीउद्दीन खान, इनको जो है आध्यात्मवाद से संबंधित। बीबी जाल जो रहे या अन्य पुरातत्व से संबंधित रहे। सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में, तो आप देख सकते हैं 7 हैं, जिसमें मरणोपरांत जो रहे पद्म विभूषण पाने वाले वह 2 रहे, एक एस पी बालसुब्रमण्यम और दूसरे रहे नरेंद्र सिंह कपानी। बात करते हैं पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण की, जिसमें कि 10 लोग शामिल हैं। इसमें कौन कौन से हैं, कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रकला के क्षेत्र में, तरुण गोगोई, ठीक है, तो ये मरणोपरांत इनको दिया गया है। चंद्रशेखर कंबरा साहित्य और शिक्षा, सुमित्रा महाजन जो कि हमारे स्पीकर रहे, तो ये लोक के मामले में। नृपेंद्र मिश्र रहे, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल, कालबी सादिक, रजनीकांत देवदास श्राफ, तरलोचन सिंह। अब यहाँ पर जो आपको थोड़ा अपना इंटेंशन देना है वो है कौन, एक तो मरणोपरांत रहे इनको दिया गया है, और मरणोपरांत और कौन है, एक केशुभाई पटेल है, और आप देख सकते हैं तो आप 3 लोग हैं। ठीक है, कालबी सादिक। तो तरुण गोगोई जो कि आप जानते हैं ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रामविलास पासवान जो कि खाद्य प्रसंस्करण में जो है सेंट्रल जो है मिनिस्टर रहे। ठीक है, अब इस मिनिस्ट्री जो इनके पास थी उसका जो प्रभारी कार्यभार जो प्रभार संभाल रहे हैं वो मंत्री कौन है, पीयूष गोयल को दे दिया गया है। ठीक है, केशुभाई पटेल जो है वह मरणोपरांत, जो कि केशुभाई पटेल आप जानते होंगे ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, कालबी सादिक, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है। तो खासकर आप जो मरणोपरांत उनको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है वो है पद्मश्री, जिसमें कि 102 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर जो इनके अकॉर्डिंग जो है महत्वपूर्ण जो रहे आदमी उनको देख लेते हैं। एक गुलफाम अहमद कला के क्षेत्र में, जगदीश चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता, तो ये मरणोपरांत दिया गया है। अनिथा खेलबाज बाटकल से संबंधित रहे। मौमा दास, ये भी खेल से संबंधित, टेबल टेनिस। मृदुला सिन्हा, ये भी अपना लोक के मामले में मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह ये रहे 102 लोगों को कुल दिया गया है। तो ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट रहे इनको यहाँ पर दिया गया है। विशेषता क्या है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इस वर्ष भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया, इस वर्ष भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, और पद्मश्री देश का चौथा सम्मान है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है पद्म विभूषण फिर दे रखा है। ये यहाँ पर पद्म विभूषण ना हो करके यहाँ पर होना चाहिए पद्म भूषण। ठीक है, क्या पद्म भूषण। तो पहले पे क्या आता है, पहले पे जो है वो भारत रत्न अपना आता है सर्वोच्च सम्मान में। ठीक है, जो कि इस वर्ष किसी को नहीं दिया गया है। पद्म विभूषण जो है दूसरे नंबर पर जो है ये सर्वोच्च सम्मान है, और पद्म विभूषण जो है यहाँ पे पद्म भूषण होना चाहिए, और ये पद्म विभूषण ये सही है। तो पद्म जो भूषण है वो तीसरे नंबर पर है, जबकि पद्मश्री जो है वो देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। थोड़ा मिसप्रिंट, इसको सही कर लेना, यहाँ पर
पद्म भूषण होना चाहिए, ना कि विभूषण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट तथ्य है यहाँ पर कुछ महिलाओं से संबंधित है, आपको याद रखना है क्योंकि ये महिलाओं से रिलेटेड है। तो इस वर्ष जो पुरस्कार पाने वालों में जो है वो 29 महिलाएं रही हैं। कितनी? टोटल 29 महिलाएं रही हैं। 10 जो है वह विदेशी जो है NRI, PEO, OCI शामिल रहे, जबकि 16 लोगों को जो है मरणोपरांत, और ख़ास बात इसको याद रखना है कि एक ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल रहें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो इनकी जो व्याख्या है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 है कि जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस हाउसिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की, LHP। ठीक है, तो आइए इम्पॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं व्याख्या के साथ। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट से संबंधित तथ्य क्या है कि इसकी शुभारंभ जो तिथि रही वह 1 जनवरी 2021 को की गई। शुभारंभ स्थान 6 राज्यों की 6 स्थानों पर संबंधित राज्य हैं, और कहाँ पर इनकी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है तो त्रिपुरा में अगरतला, झारखंड में जो है वो रांची में, जबकि मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर में, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, गुजरात में राजकोट में, और तमिलनाडु में चेन्नई में। ठीक है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ये केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ, मजबूत और भूकंपरोधी मकान बनाए जाएंगे। ठीक है, भूकंपरोधी मकान निर्माण की अगर बात की जाए तो लगभग 1000 मकानों की बात की जा रही है। जो प्रौद्योगिकी है वो वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती इंडिया 2019 के तहत चयनित 54 तकनीकों में से 6 अलग अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग की बात की जा रही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त जो तकनीकी है वो कनाडा की PVC स्टे इन प्लेटफॉर्म वर्क सिस्टम पर आधारित होगी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने लखनऊ की क्यों बात की, क्योंकि इनको जानते हैं कि उत्तर प्रदेश PCS हो या RO PCM के लिए ये घटना चक्र करंट क्यू जो है खासकर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त जो तकनीकी है वो किसके PVC पे जो है तो कनाडा। ठीक है, कौन सी कंट्री है? कनाडा पर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य है आपको याद रखना है कि ये भूकंपरोधी मकान बनाए जाएं, इससे संबंधित है आपका ये केंद्रीय लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ठीक है, हाउस रिलेटेड आ ही रहा है, समझ रहे हैं आप। और ये किस मंत्रालय के अधीन? तो केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनवरी 2021 में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंकिंग है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 7वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 7वीं। ठीक है, तो आइए इम्पोर्टेंट तथ्य को यहाँ पर देखते हैं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक से। तो इसका जो जारी जो रहा वो जनवरी 2021 में, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है कि जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह पर्यावरण थिंक टैंक जो कि जर्मनवाच, ठीक है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाच के द्वारा जारी किया जाता है। क्या है? जर्मनवाच। संस्करण कौन सा रहा? तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपको याद रखना है कि जारीकर्ता जर्मनवाच। वर्ष 2019 में सर्वाधिक जो प्रभावित शीर्ष रैंकिंग 5 देश रहे। मोजाम्बिक जो है नंबर 1 पर रहा है। अपने भारत की रैंकिंग क्या रही? तो 7वीं रही। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो सूचकांक जारी किया गया है 2021, तो ये वर्ष 2019 की बात की जा रही है इसमें। तो भारत की रैंकिंग कितनी है? इंपॉर्टेंट तथ्य कि भारत की रैंकिंग 7वीं है। मोजाम्बिक नंबर 1 पर है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, जो कि एक पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाच की है। ठीक है, तो इसमें और कुछ का तथ्य दे रखे हैं कि सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 5 देश रहे हैं वो प्यूर्टो रिको। ठीक है,
तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पीसीएस प्रीलिम्स हो या अपना उत्तर प्रदेश आरओ का जो पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही याद रखना है कि जो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है वो है जर्मन वॉच। भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 7वीं है। नंबर 1 पर कौन सी कंट्री है, वो है मोजाम्बिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बाकी इतना इंपॉर्टेंट तथ्य अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो महाराष्ट्र की किस जगह में है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए नागपुर। चलो ऑप्शन में होगा आगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं आप। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन जो कि बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा, ठीक है, नाम इसका है, तो यह नागपुर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी इम्पोर्टेंट और नहीं है कि किस तिथि को उद्घाटन कौन करता रहे, बस स्थान आपको याद रखना है। पूरा नाम आपको याद रखना है कि इसका ना पूरा नाम जो है वो बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क है। और ये जो डेवलप किया है वो राज्य वन विभाग और वन विकास कॉरपोरेशन ने। कुल जो क्षेत्रफल है वो 1914 हेक्टेयर। ना इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, बस आपको याद रखना है नाम और जगह। नाम है इसका बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क, और यह कहाँ पे है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। विशेष बात क्या है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं कि यह पार्क जो है प्रसिद्ध गोरेवाड़ा झील के से सटा हुआ है, ठीक है। तो झील का जो है वो गोरेवाड़ा झील के पास में है। इस पार्क में वन्यजीव अभ्यारण्य, इंडियन सफारी, अफ्रीकन सफारी, जैव विविधता पार्क और नाइट सफारी शामिल हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसको तथ्य याद है। बाकी नागपुर महाराष्ट्र में है और उसका नाम क्या है, और प्लस ये कुल हेक्टेयर आप देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट तथ्य और नहीं है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। जनवरी 2021 में किस हाई स्पीड रेल गलियारे के लिए लिडार द एरियल ग्राउंड सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो हाई स्पीड रेल गलियारा की बात यहाँ पर की जा रही है, कौन सा है वो। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारा। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को आइए देखते हैं। तो दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारा हेतु एरियल ग्राउंड सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है 10 जनवरी 2021 को। सर्वेक्षण क्या है कि अत्याधुनिक एरियल रेडार तथा इमरजेंसी सेंसरों से सुसज्जित एक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी और ग्राउंड सर्वेक्षण से संबंधित डेटा प्राप्त किया। सर्वेक्षण जो करता रहा वो राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। सर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली जो तकनीकी रही वो लाइट डिटेक्शन और रेजिंग सर्वेक्षण तकनीकी, ठीक है। और इस तकनीकी से 3 से 4 महीने में ग्राउंड संबंधी जो है सभी विवरण तथा डेटा प्राप्त होता है। सर्वेक्षण का मानक क्या रहा, तो भारतीय सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित 9 स्तरीय मानकों के अनुसार। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है कि कौन से हाई स्पीड रेल गलियारे के लिए जो सर्वेक्षण शुरू किया गया है वह है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारा, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट तथ्य क्या हो सकते हैं कि 60 मेगापिक्सल कैमरे का उपयोग की बात की जा रही है। इस गलियारे की विस्तृत योजना रिपोर्ट सुपुर्द कब की जाएगी ये बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य है याद रखने लायक वो है कि जो यह गलियारा है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारा, यह जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से जो है ये जुड़ेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखना है कि यह दिल्ली को जो है मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ेगा। विशेष बात यह है कि हाई स्पीड रेल मार्ग उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में, कहाँ पर, जेवर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी जोड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन। कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से संबंधित तथ्य को देखते हैं। उद्घाटन तिथि 5 जनवरी 2021। उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संबंधित राज्य कौन रहा? तो केरल कोची तथा कर्नाटक मंगलुरु। ठीक है, कोची मंगलुरु नाम भी है, कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो कोची केरल का और मंगलुरु कर्नाटक का। लक्ष्य क्या है? गैस आधारित अर्थव्यवस्था का तेजी से जो है विस्तार करना है। पाइपलाइन की जो लंबाई हो 450 किलोमीटर की है। निर्माणकर्ता कंपनी जो है वो गेल है। क्षमता जो होगी वो 12 मिलियन मीट्रिक घन मीटर प्रतिदिन की है। लागत राशि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हैं 3000 करोड़ है। तकनीकी का जो प्रयोग है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड पे है। विशेष बात यह है कि इस पाइपलाइन के द्वारा पर्यावरण अनुकूल तथा किफ़ायती ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी डिटेलिंग जो देते हैं वो यूपीएससी के पेपर में देखें। ठीक है, तो आप थोड़ा रख सकते हैं माइंड में। बाकी आपको इतना ही याद रखना है कि जो ये कौन सी जो गैस पाइपलाइन है, तो ये कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। राज्य कौन कौन से हैं तो आप जो है नाम से ही गेस कर लेंगे। साथ ही जो पाइपलाइन की लंबाई हो 450 किलोमीटर की है। निर्माणकर्ता जो कंपनी है वो गेल है। ठीक है, हाँ, क्षमता आपको याद रख सकते हैं कि क्षमता इंपॉर्टेंट है। इसकी जो क्षमता होगी वह 12 मिलियन मीट्रिक घन मीटर प्रतिदिन की होगी। ठीक है, किस तकनीकी पर प्रयोग किया जाएगा? वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनवरी 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के नवीनीकरण के लिए कौन सी शर्त समाप्त कर दी गई है? करेक्ट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा वैध वीजा की शर्तें, साथ ही साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र की शर्तें, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के नवीकरण के लिए कुछ अधिसूचना है, इनको देखते हैं। तो अधिसूचना जारी होने की तिथि 7 जनवरी 2021। जारीकर्ता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, क्योंकि ड्राइविंग से संबंधित है। लाभार्थी जो हैं वो विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक। सुविधा की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की अवधि समाप्त होने पर अब वो विदेशों में भारतीय दूतावासों मिशनों के माध्यम से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभी तक क्या होता था कि इसके नवीकरण का जो है वो तंत्र नहीं था। ठीक है, खत्म की गई कौन सी शर्तें हैं? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन करते समय लगने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र और वैध वीजा की जो शर्तें रहीं इनको खत्म कर दी गई हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिसंबर 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने देश में सभी वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को लागू करने की घोषणा की है। तो फास्टैग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। वर्ष 2014, 2015, 2016 और 2017। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वर्ष 2016 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट तथ्य की अगर बात की जाए तो देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किए जाने की घोषणा की गई है। कब से? 24 दिसंबर 2020 को। घोषणाकर्ता नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री हैं। फास्टैग अनिवार्य रूप से जो लागू होगा वह कब से होगा? तो यह डेट इम्पॉर्टेंट है। कब से? 1 जनवरी 2021 से, जो कि अब लागू हो चुका है। फास्टैग की शुरुआत की अगर बात की जाए तो वर्ष 2016 में 4 बैंकों ने मिलकर लगभग 1 लाख फास्टैग जो है वो जारी किया। वर्ष 2018 में जारी फास्टैग 34 लाख से अधिक नए 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जो अनिवार्य है वह 1 दिसंबर 2017 से
केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जो फास्टैग है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आपको याद रखना है फास्टैग की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि फास्टैग जो अनिवार्य रूप से लागू हुआ है वह कब से है, तो 1 जनवरी 2021 से। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि नए 4 पहिया वाहनों के लिए जो फास्टैग अनिवार्य है वह 1 दिसंबर 2017 से, जो कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम कौन सा, तो वह 1989। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता, कभी कभी वो एक्ट के हिसाब से वर्ष भी पूछ लेते हैं। तो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे। विशेष बात क्या है कि फॉर्म 51, तो आप याद रख सकते हैं कि यहाँ को जो फॉर्म है वो फॉर्म 51 है। ठीक है, बाकी इसमें क्या है कि फॉर्म 51 में जो संशोधन के माध्यम से न्यू थर्ड पार्टी बीमा, ठीक है, न्यू थर्ड पार्टी बीमा जिसमें फास्टैग आईडी का विवरण दर्ज किया जाएगा, और यह जो प्रावधान है 1 अप्रैल 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो है वो लागू हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। तो भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका जो आयोजन रहा वह कहाँ किया गया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नई दिल्ली। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इम्पॉर्टेंट तथ्य की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है कि जो महोत्सव रहा वो उसका थीम क्या रहा। ठीक है, तो छठा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आयोजक कौन रहे, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्लस केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती दैट इज विभा द्वारा जो है संयुक्त रूप से। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है अगर इन्होंने ऑप्शन के हिसाब से दे दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजक कौन रहे हैं। ऑप्शन में दे दिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और ऑप्शन सी में डाल दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको जो ऑप्शन डी में डाल दिया ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्लस केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन ए और बी इसका करेक्ट होगा, लेकिन सी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक न होकर के जो मंत्रालय जो संस्था है वो है विज्ञान भारती। तो इस तरह क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि आयोजक जो है मंत्रालय, ठीक है, आयोजक कौन रहा, साथ ही साथ जो है इसका स्थान क्या रहा, तो नई दिल्ली वर्चुअल माध्यम से हुआ। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है जो थीम होती है वो है आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। ठीक है, तो उद्घाटनकर्ता भी देख सकते हैं, समापनकर्ता भी पूछ सकते हैं। उद्घाटनकर्ता कोई भी केस कर देगा मैक्सिमम, क्योंकि प्रधानमंत्री हर चीज़ का उद्घाटन करते हैं। तो अगर ना भी पता होगा तो वो जारीकर्ता जो गेस करेंगे वो प्रधानमंत्री ही गेस करेंगे। इसलिए समापनकर्ता आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा टाटा द्वारा भारतीय कौशल संस्थान के प्रथम बैच का शुभारंभ कहाँ किया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मुंबई। इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं कि भारतीय कौशल संस्थान का प्रथम जो बैच रहा वो 25 दिसंबर 2020 को शुभारंभ किया गया। शुभंकरकर्ता कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। स्थान महाराष्ट्र मुंबई। संयुक्त जो पहल रही वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्लस टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। उद्देश्य क्या है, भारत को कौशल विकास और रोजगार सृजन में सबसे आगे लाना और निजी क्षेत्र की जो भागीदारी के माध्यम से स्किल इंडिया कार्यक्रम को गति प्रदान करना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो प्रथम बैच शुभारंभ कहाँ किया गया है, आपको याद रखना है मुंबई। प्लस जो है इसकी जो संयुक्त पहल है वो कौन सी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, वो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्लस टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। ठीक है,
इसका उद्देश्य, ठीक है। तो ये संयुक्त पहल प्लस जो है उद्देश्य आप जो है वो नाम से ही गेस कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया है। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 दिसंबर 2020 को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट तथ्य, नए संसद भवन की शिलान्यास से संबंधित। तो शिलान्यास किया गया 10 दिसंबर 2020 को। कहाँ पर? नई दिल्ली में। सिंपल सी बात। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परियोजना क्या रही? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में भी रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। निर्माणकर्ता कंपनी कौन है ये ध्यान रखना है, वो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। तिथि याद रखना है, वो है 10 दिसंबर। बाकी आप कहाँ स्थान है वो आप पता है, नई दिल्ली, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग की जो विजन 2035 से संबंधित जो कथन है उनके बारे में बताना है कि कौन से कथन सही होंगे। पढ़ लेते हैं। पहला कथन दे रखा है कि विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से श्वेत पत्र जारी किया गया है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाना है। तीसरा है कि नागरिक अनुकूल फीडबैक तंत्र तैयार करना। चौथा दे रखा है केंद्र और राज्य के बीच भागीदारी जो है तंत्र बनाना। तो नीति आयोग की विजन 2035 से बताना संबंधित तथ्य। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी सभी जो कथन हैं वह सत्य हैं, ठीक है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। नीति आयोग का श्वेत पत्र दैट इज विजन 2035 जारी करने की तिथि 14 दिसंबर 2020। जारीकर्ता कौन? नीति आयोग, ठीक है। तो विजन 2035 जो है वो किस संस्था से संबंधित है आपको याद रखना है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब किया गया तो सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। विजन 2035 का इसका उद्देश्य है कि भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी बढ़ाना और भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। लक्ष्य है कि जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाना, प्लस नागरिक अनुकूल फीडबैक तंत्र तैयार करना और केंद्र और राज्य के बीच भागीदारी तंत्र बनाना है। विजन 2035 का उद्देश्य रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ NFDC का विस्तार करके कितनी फिल्म मीडिया इकाइयों की विलय हेतु मंजूरी प्रदान की है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 4। वो 4 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं विलय की जाने वाली? तो फिल्म डिवीज़न, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी। अब तक इनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को जो करेगा वो है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ NFDC। विलय का जो उद्देश्य है बुनियादी ढांचा, मानव शक्ति और अन्य संसाधनों को युक्तिसंगत बनाना। अन्य जो मंजूरी है वो परिसंपत्ति और कर्मचारियों के स्थानांतरण और विलय की प्रक्रिया के पहलुओं को देखने हेतु एक लेन देन सलाहकार और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी। देखिए अब इसमें इम्पॉर्टेंट तथ्य क्या है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू यदि PPCS प्रीलिम्स या RO प्रीलिम्स के लिए, तो आपको इतना ही याद रखना है वो कौन सी जो है कितने को विलय किया जाएगा। तो वो 4 हैं। कौन कौन सी हैं? तो मीडिया जो इकाइयां हैं वो 4 मीडिया इकाइयां हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है। साथ ही साथ आपको यह ध्यान देना है कि फिल्म डिवीज़न की जो स्थापना की गई थी वह वर्ष 2018
वर्ष 1948 में की गई थी। ठीक है, क्योंकि जो पेपर अगर आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर अगर आपको एनालिटिक करना है ना, उसका एनालिसिस करना है, तो आपको 2017 से जो है एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, 2017 से लेकर 20 तक आप 17, 18, 19, 20 यानी 4 वर्षों का आप एनालिसिस करिए, तो पेपर आपको समझ आने लगेगा किस तरह का पेपर जो है वो पैटर्न चेंज हुआ है। 2017 में आप देखेंगे दोस्तों, 2017 में पेपर जो है काफ़ी एनालिटिकल रहा। 2018 में देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी पूरा फैक्चुअल पूछ लिया। 2019 में देखेंगे तो इन्होंने एनालिटिकल बना दिया। लेकिन अगर आप 2020 वाला पेपर देखेंगे तो 2020 में इन्होंने एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल भी चीज़ें पूछी। तो आपको एनालिटिकल्स के साथ साथ जो है फैक्चुअल चीज़ों को भी कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो फैक्ट हैं, जैसे कि फिल्म डिवीज़न की स्थापना कब हुई, वर्ष 1948। ठीक है, एक सरसरी निगाह से देखना जरूरी है। भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी की स्थापना सोसाइटी कानून के अंतर्गत वर्ष 1955 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1964 में। फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना वर्ष 1973 में और एनएफडीसी की स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। एनएफडीसी क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो इस तरह जो है इम्पॉर्टेंट तथ्य आप देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ की लिंक जो है, जैसे ही राष्ट्रीय पूरा परिदृश्य खत्म होगा उसका जो है लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस टाइप कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक यूपीपीसीएस किंगडम। ठीक है, सिंपली जो है टाइप कीजिए यूपीपीसीएस किंगडम, सर्च बॉक्स में टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य रहे। आइए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि 12वें एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग शिखर, ठीक है, ग्रीन रेटिंग शिखर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट तथ्य की अगर बात की जाए तो गृह जो शिखर सम्मेलन रहा वह उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू वर्चुअल माध्यम से किया गया। आयोजनकर्ता गृह, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो तथ्य है आपको जो ध्यान देना है, याद रखना है, वो है गृह का फुल फॉर्म। तो यह है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट। क्या फुल फॉर्म है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट। ठीक है, आयोजन जो स्थल रहा वो याद रखना है, कौन सा आयोजन स्थल रहा, तो ये रहा हैदराबाद का। ठीक है, थीम क्या रही, तो थीम भी इम्पॉर्टेंट है, रिजुवनेटिंग रेजिलियंस हैबिटाट। ठीक है, सम्मेलन कौन सा रहा, 12वां इंपॉर्टेंट नहीं है। उद्देश्य आप देख सकते हैं कि हरित भवन निर्माण की अवधारणा को बढ़ाना है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गृह, ठीक है, आपने लिख दिया क्वेश्चन गृह। ठीक है, अब उन्होंने डाल दिया कि गृह जो संबंधित है किससे, और ऑप्शन में आपको मिल गया कि हरित भवन निर्माण से संबंधित। तो आपको यही क्लिक करना है कि हरित भवन निर्माण की अवधारणा को यहाँ पर बढ़ाना है, इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 17 है कि दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन करने का जो है वो निर्णय लिया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्त। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन 4 है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, प्रबोध सिंह पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी जी। तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की गठन हेतु जो है वो निर्णय लिया गया है। समिति का जो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। जयंती जो मनाई गई 125वीं जयंती मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की। जयंती कब मनाई जाती है, तो 23 जनवरी को। समिति गठन करने का जो उद्देश्य रहा वो ये रहा कि 23 जनवरी 2021 से प्रारंभ होने वाले एक वर्ष के स्मरणोत्सव के लिए गतिविधियों की देखरेख करना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म की अगर बात की जाए तो 23 जनवरी 1987 ईस्वी में
कटक उड़ीसा में हुआ था। इनकी मृत्यु अगस्त 1945 ईस्वी ताइवान में वायु दुर्घटना में हुई थी। विशेष बात है कि 23 जनवरी 2021 से प्रारंभ होने वाले एक वर्ष की स्मरणोत्सव को श्रद्धांजलि वर्ष तथा भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के लिए आभार के रूप में आयोजित किया जाता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो गठन किया गया है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं बाकी हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि मृत्यु कब हुई। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित तथ्य रहे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को कब मंजूरी दी है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 2020 को। तो कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर्स केबल कनेक्टिविटी योजना से संबंधित तथ्य को देखते हैं। तो 9 दिसंबर 2020 मंजूरी तिथि रही। मंजूरी जो दिया गया है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है। क्रियान्वयन जो एजेंसी है वो कौन सी है, तो क्रियान्वयन जो एजेंसी है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, वो है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। क्रियान्वयन का जो लक्ष्य है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कब तक है, तो मई 2023 तक है। ठीक है, लागत कितनी इंपॉर्टेंट वो नहीं है इतना, बाकी आप रीड कर सकते हैं। उद्देश्य है कि लक्षद्वीप में तीव्र इंटरनेट एवं संचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए लक्षद्वीप को कोच्चि से जोड़ा जाना है। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप को जो है किससे जोड़ना है, कोच्चि से, और ये तीव्र इंटरनेट एवं संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे। और बात ये है आपको याद रखना है कि जो लक्षद्वीप के जो 11 द्वीप हैं कौन कौन से, कवरत्ती, कल्पेनी, अगती, अमिनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चीटलॉट, किल्तान और कदमत में ये सुविधा जो है प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो ये करंट से रिलेटेड है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। इसमें जो है वो लक्षद्वीप के जो है वो जो 11 द्वीप हैं नाम दे दिए और बोल दे कि जो बंगाराम द्वीप है वो कहाँ पे है, तो आपको सिंपली क्लिक करना होगा लक्षद्वीप। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19 है कि दिसंबर 2020 में नितिन जयराम गडकरी द्वारा किस राज्य में 27 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में 27 राजमार्ग परियोजना। ऑप्शन दे रखे हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन ले लो आप असम, और डी ऑप्शन आप ले लो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम या अरुणाचल, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। पहला ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो जो 27 राजमार्ग परियोजनाओं का जो उद्घाटन किया गया है दोस्त, वह जो है किस राज्य से संबंधित है, तो वह जो है असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 19। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, असम। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं दोस्तों। 27 जो राजमार्ग परियोजना है इससे संबंधित जो तथ्य हैं, इसका उद्घाटन स्थल जो रहा वह असम राज्य रहा। संबंधित जो मंत्रालय है, सिंपल सी बात है, अगर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ही होगा। ठीक है, परियोजना संबंधित जो खबर है वह कुल 27 राजमार्ग, इनकी जो लंबाई होगी वह 439 किलोमीटर की होगी। इसके लिए निर्धारित जो बजट है वो 2366 करोड़ रुपए है। लाभान्वित की अगर बात की जाए तो राज्य के अंदर वाणिज्यिक वस्तुओं के परिवहन में आसानी, कनेक्टिविटी में सुधार, रोजगार के अवसर एवं वृद्धि, जो समझ सकते हैं आपकी जो रोड से संबंधित जो लाभ होते हैं। ठीक है, विशेष क्या है कि सिलचर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सिलचर में, ठीक है, असम के सिलचर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है। जोगी गोप में बनाए जाने के बाद असम में यह दूसरा लॉजिस्टिक पार्क होगा। ठीक है, तो पहला कहाँ, जोगी गोप में, और दूसरा जो है वह सिलचर में। कौन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, पहला कहाँ, जोगी गोप, दूसरा सिलचर। ठीक है,
तो यह पार्क जो है वो कब तक निर्धारित है, तो मार्च 2022 में बनकर तैयार होगा। तो दोस्त यहाँ से जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है कि जो 27 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन है किसी स्टेट से संबंधित है, वो है असम राज्य से संबंधित, जिसकी लंबाई जो है 439 किलोमीटर की होगी। बाकी आप इतना याद करने की और ज़रूरत नहीं। इसका जो टारगेट होगा वो जो पार्क है, आप ये पार्क याद रख सकते हैं कि जोगी गोप जो है वो पहला है और दूसरा सिलचर में होगा, जो कि एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तौर पर इसकी निर्माण की घोषणा की गई है। तो यानी दूसरा लॉजिस्टिक पार्क हो गया असम में। ठीक है, पार्क का आप देख सकते हैं कब तक बन के तैयार होगा, तो मार्च 2022 तक। बस इतना आप इतना याद रखना है, 27 राजमार्ग जो है वो असम राज्य से संबंधित है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क, भारत का जो है पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन डी है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इम्पॉर्टेंट तथ्य को आइए देखते हैं कि भारत का पहला जो परागणकर्ता पार्क है यह उत्तराखंड नैनीताल के हल्द्वानी में होगा। क्षेत्रफल जो होगा इसका 4 एकड़ में। पार्क खोलने का जो उद्देश्य है वह है विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण, उन पर शोध तथा प्रदूषण का परागणों पर प्रभाव शामिल है। पार्क का उद्घाटनकर्ता प्रमुख तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटासेकियो, मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी। पार्क के बारे में क्या है कि वर्तमान में परागणों की जो प्रजातियां हैं वो 40 प्रजातियां हैं। जेजेबेल, कॉमन इमिग्रेट, रेड पायरेट, कॉमन सेलर, प्लेन टाइगर आदि। और यह जो है पार्क वह रंगीन पार्क है। ठीक है, तो इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क उत्तराखंड नैनीताल हल्द्वानी में। और इसमें जो है पार्क के बारे में आपको याद रखना है कि 40 प्रजातियां हैं, जिसमें जो मुख्य आप देख सकते हैं जेजेबल, कॉमन इमिग्रेट, रेड पायरेट, कॉमन सेलर, प्लेनर टाइगर आदि। और यह रंगीन पार्क है। तो इतना याद रखना है आपको। ठीक है।